लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, मिशन 2019 99 दिन बचे हैं। उम्मीद हम ये लगाकर चल रहे हैं कि आने वाले 99 दिनों में इस बात की तस्दीक भी हो जाएगी कि आखिर लोकसभा चुनाव का सिकंदर कौन होने वाला है, यानी कि 2019 में केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है। और इस चुनाव के कई मायने हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद हरियाणा में खास तौर पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन इन दोनों चुनाव से अलग जींद का विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, इसलिए सरगर्मियां सियासी हरियाणा में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन हम ये फिर भी मानकर चल रहे हैं कि अगले आने वाले 99 दिन तमाम राजनीतिक दलों के लिए बहुत मुश्किल भी हैं। तो रणनीतियां सेट भी करनी है, अपने प्यादों को उनके सही जगह पर फिट भी करना है। और सबसे अहम बात यह है कि चुनावी बिसात पर शह कौन देगा, मात कौन होगा, यह भी तय होना है। जी हां, तो जींद विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तो तेज हैं ही। कैंडिडेट्स भी तय किए जा रहे हैं कि आखिर कौन वहां से किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा और जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। इसके लिए जो तमाम समीकरण होते हैं स्थानीय, उसे भी टटोलने की कोशिश तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी कोई पार्टी अपना रही है, तो कोई पार्टी ऐसी भी है जो ये कहती है कि ठीक है, बाकी वेट एंड वॉच करें, हम सबसे पहले अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। देखिए, इस रिपोर्ट को समझिए कि क्यों जींद विधानसभा का यह उपचुनाव इतना अहमियत रखता है। हरियाणा का सियासी पारा चरम पर है। 5 नगर निगम चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के बाद अब जींद उपचुनाव को लेकर ठिठुरन के इस दौर में चुनावी गर्माहट दम भर रही है। हर पार्टी जींद उपचुनाव में अपना दावा ठोक रही है। जींद उपचुनाव की गूंज लोकसभा और विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, ऐसा माना जा रहा है। और सत्ता पर काबिज बीजेपी से लेकर नई नवेली जननायक जनता पार्टी अपनी ताल ठोक रही है। बीजेपी के लिए जींद उपचुनाव एक कड़ी परीक्षा, क्योंकि जींद विधानसभा सीट पर 12 बार हुए चुनाव में एक बार भी कमल नहीं खिला है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां खाता खोलने की रहेगी। बीजेपी निगम चुनाव की जीत का माहौल बनाए रखना चाहेगी। साल 2014 में बीजेपी सिर्फ 1.86 वोट के अंतर से हारी थी। वहीं जींद इनेलो का गढ़ रहा है, लेकिन गोहाना रैली के बाद चौटाला परिवार में विवाद के चलते पार्टी दो फाड़ हो गई है। और अब ये न केवल इनेलो बल्कि अभय चौटाला की भी अग्नि परीक्षा होगी। इनेलो से निष्कासन के बाद दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई है और जींद उपचुनाव दुष्यंत के लिए पहली परीक्षा है, जिसमें जीत दर्ज कर जेजेपी पार्टी के आधार को मजबूती देना चाहेगी। जींद विधानसभा सीट 5 बार कांग्रेस की झोली में गई है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है और देखना होगा कि किस खेमे के नेता को टिकट मिलता है। जींद उपचुनाव से पार्टी का रुख भी साफ हो जाएगा। जींद विधानसभा में 12 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 5 बार कांग्रेस और 4 बार इनेलो के विधायक रहे। प्रदेश की सियासत की राजधानी कहे जाने वाले जींद का ये उपचुनाव खास है, क्योंकि लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव से पहले ये सभी पार्टियों का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, जिसके लिए सभी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो इस सियासी घमासान के माहौल में सर्दियां तो हैं, लेकिन सियासी पारा इतना चढ़ा हुआ है कि तमाम राजनीतिक दल, उनके नुमाइंदे, उनके कार्यकर्ता गर्मी महसूस कर रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजेंद्र नेहरा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं ये हमारे साथ। नेहरा साहब, स्वागत है आपका। पिछला चुनाव जो रहा था वो नेक टू नेक फाइट जींद विधानसभा में हमने देखी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच। इस बार ऐसा क्या है साहब आपके तरकश में, आपके पिटारे में, कि इस बार कोई नेक टू नेक फाइट ना हो और भारतीय जनता पार्टी यहीं से एक ऐसी लहर तैयार कर दे जो आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा का मूड बता दे कि क्या मूड है हरियाणा के मतदाताओं का? देखिए साकेत जी,
जैसा आपने बताया कि पिछली बार बड़े कांटे की टक्कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की और लगभग 2200 वोटों के अंतर से अंतर रहा था चुनाव में। और इस बार क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 90 की 90 विधानसभा सीट हैं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने समान रूप से विकास किया है, एक ही तरह हर विधानसभा को समझा है। इसी कारण हम कह रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए के विकास काम इस विधानसभा के अंदर हुए हैं, उसके दम पे भारतीय जनता पार्टी मैं गिनना चाहूंगा, यहाँ से जीतेगा। मैं गिनना चाहूंगा, विधानसभा मैं गिनना चाहूंगा। अगर काम की मैं बात करूं तो मैं पूरे तथ्यों के साथ में आया हूं। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4151 किसानों की 7725 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब होने पर 1500 किसानों को 4 करोड़। विजेंद्र नेहरा साहब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए साहब, और किसानों, विजेंद्र नेहरा साहब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो आपने जींद विधानसभा के लिए किया हो। ये प्रधानमंत्री की जो योजना है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है और वो पूरे हरियाणा के लिए भी है, अलग से आप जींद में जाकर के नहीं किया आपने। ये जींद विधानसभा के लिए मैं आपको काम बता रहा हूं। इसमें नहीं, मैं ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफाई पूछना चाहता हूं, क्या जींद की सड़क बनी? मैं बिल्कुल, वहां पे सड़कों का काम पहले से काफी तेज हुआ है। मैं आपको जींद के ही काम बता रहा हूँ। नहीं साहब, आप इस तरह की बातें करेंगे कि वहां पर सड़कों का काम तेजी से हुआ है। नहीं विजेंद्र नेहरा साहब, जिस सेफ जोन में आप जाना चाहते हैं वहां मैं जाने नहीं दूंगा आपको। मैं उस जोन में आपको लेकर आना चाहता हूं जो सच्चाई की धरातल है। 2 मिनट का टाइम दें तो मैं एक बार पहले 4.5 साल आपकी सरकार हो गई। यहां से जो विधायक थे उनका निधन हुए 6 महीने, तकरीबन 6 महीने का वक्त हो रहा है। और उससे पहले कल भी इस मसले पर हम लोग डिबेट कर रहे थे और कल भी इस मसले पर यह बात उठ करके आई सामने कि वो चल नहीं पाते थे। इसके बावजूद उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी कि उस विधानसभा का काम हो, लेकिन उस विधानसभा का काम नहीं होता था। उनकी मौत के बाद सरकार ने वहां पर रफ्तार बढ़ाई काम की। तो क्या किसी विधानसभा में अगर काम करवाना है तो क्या विधायक को, छोड़िए आगे का सेंटेंस नहीं बोलूंगा, वो समझ जाइए आप। साकेत जी, आप बिल्कुल देखो, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार निष्पक्ष रूप से, चाहे कहीं हमारे विधायक हैं चाहे कहीं विधायक नहीं है, सभी जगह हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर समान विकास कार्य कराए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष के जो विधायक हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, वो भी इस चीज को स्वीकारते हैं। और यहाँ पे जो विकास काम विपक्ष का ऐसा कौन है जो स्वीकार करता है? आप देखिए विपक्ष का ऐसा कौन है? हम उन्हीं को फोन लाइन पे ले लेंगे, आप जरा बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड ये सारे लोग विधायक जो हैं, जो दूसरी पार्टी ऑफ द रिकॉर्ड की तो बात राजनीति में कहीं होती ही नहीं। मीडिया भी ऑफ द रिकॉर्ड बातों को तो हम लेकर आते नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड तो चाहे मैं बीजेपी को कहूँ कि बहुत अच्छी पार्टी है, ऑन द रिकॉर्ड में कहूँ कि बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है, तो जो ऑन द रिकॉर्ड में कहूंगा वही मान्य होगा ना साहब। आपको मैं ऑन द रिकॉर्ड बता देता हूँ। पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी से विधायक टेकचंद शर्मा जी जीत के आए हैं और पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2000 करोड़ से अधिक विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और खुलेआम टेकचंद शर्मा जो बीएसपी की सीट पर जीत के आए हैं, वो खुद ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह निष्पक्ष रूप से काम किए हैं। 2000 करोड़ से ऊपर का विकास का काम पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ। ठीक है, ये टेकचंद शर्मा जी ने कई बार बोला। चलिए, जनता टीवी सर अपने कार्यक्रम में ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। सुखबीर तंवर साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं, जो कि बीएसपी के घटक कह लीजिए या गठबंधन में कह लीजिए। मैं उनसे जान लूंगा। और तरुण भंडारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंडारी साहब आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुखबीर तंवर साहब, आप सुन रहे होंगे, अगर नहीं सुन पाए तो मैं बता देता हूं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो ये कहते हैं कि टेकचंद जी भी बीजेपी की तारीफ करते हैं और वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे विधायक उनका हो या ना हो, प्रॉपर विकास करवाया है। और ये आपके सहयोगी दल, उनके टेकचंद शर्मा जी इस बात को कबूल करते हैं। देखिए, टेकचंद शर्मा जी क्या कह रहे हैं, हमें इस बात से मतलब नहीं है। विषय ये है कि
जो साहब दिवंगत क्यों मतलब नहीं है? हमारे मीडा अरे साहब, ये कैसी डॉक्टर बात मीडा हो गई? विधायक थे। सुखबीर तंवर साहब, ये डॉक्टर कैसी मीडा बात हो ने गई इस कि आपका तीन सहयोगी विधानसभा दल, क्षेत्र के अरे विकास साहब कार्यों सहयोगी के दल लिए जब होता है तंवर बीमारी की साहब, हालत में भी जब वो सुखबीर चलने तंवर फिरने जी, में भी जब नाकाबिल सहयोगी थे, कोई दल होता है, इस जब एक प्रकार से घटक वो, में आते हैं, सचिवालय गठबंधन और में आते हैं, तो बीच में सुर चक्कर अलग अलग काटते नहीं होने रहे। चाहिए। इस प्रकार से ये सारी बातें अखबार और मीडिया में छपी थी। इससे सुर जो अलग इनका अलग हो कथन है जाएंगे कि क्या सारे सुखबीर तंवर जी? हलकों में समान विकास करवाते रहे, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ है और टेकचंद गलत शर्मा ने बयानी वाकई कर ऐसा रही कहा है। हो? मुझे इस बात से नहीं इत्तेफाक है कि टेकचंद शर्मा जी क्या कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश की जनता को बदलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जवाब ये है कि दिवंगत विधायक डॉक्टर मीडा साहब लगातार आवाज उठाते रहे, समाचार पत्रों में भी, सचिवालय में भी जाते रहे, लेकिन सुन लीजिए, जो सरकार थी सुखबीर तंवर साहब, भारतीय जनता पार्टी की, इनके जू नहीं रहेगी। सुखबीर तंवर साहब सुन लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब कोई सहयोगी बनता है जी, जब कोई गठबंधन में आता है, तो सुर अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर सुर अलग अलग हो जाएंगे तो जो आरोप इस गठबंधन पर लग रहा था पहले कि अलग अलग डफली, अलग अलग राग, क्या उसी सिचुएशन में है? अलग अलग डफली है, अलग अलग राग है। उनका समर्थन था, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं टेकचंद शर्मा जी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। किसकी भाषा बोल रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को बदलाने का प्रयास कर रही है, वही भाषा टेकचंद शर्मा जी बोल रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो बेहद निंदनीय है। जब बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अच्छा, वो जरा नाम गलत चल रहा है, उसको जरा ठीक कर ले। और तरुण भंडारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण भंडारी साहब, आपका रुख कर लेता हूं। जींद उपचुनाव, इसे कांग्रेस किस नजर से देख रही है, और क्या यहां पर जो प्रत्याशी होगा उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर चलती किसकी है? मैं ये बताना चाहता हूं कि जींद का जो उपचुनाव है, ये कांग्रेस पार्टी मिल के लड़ेगी और सब लोग कार्यकर्ता, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, जो आप तथाकथित गुटों की बात करते हो, वो गुट नहीं, वो हम सब एक सब बड़े लीडर हैं, जो भी सब लोग निर्णय लेंगे एक मत होके हम एक कैंडिडेट देंगे और वही कैंडिडेट कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। तरुण भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी की तो तरुण भंडारी जी, नगर निगम चुनाव से पहले भी आप लोगों ने ऐसा कहा कि जब पार्टी सिंबल की बात आई थी साहब, नहीं तरुण भंडारी साहब एक सेकंड, तरुण भंडारी साहब एक सेकंड, उस समय नगर निगम चुनाव के सिंबल को लेकर के एक मत नहीं हो पाई कांग्रेस, फिर आप लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि चलिए मत हुई, मैं बता रहा हूँ, उसमें भी एक मत हुई। चलिए, तो हमने कार्यकर्ताओं की आवाज हाईकमान तक पहुंचाई, हाईकमान ने जो फैसला लिया वो हमने माना। ठीक है, तो फिर बाद में आप लोगों का, बाद में तरुण भंडारी जी उसके रिजल्ट आने के बाद आप भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े थे, और आपका भी रुख हम लोगों ने देखा था कि आपने कहा था कि जिनका सपोर्ट मिला था उनसे जाइए, उनसे पूछिए। तो हम तो कह रहे कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, मैं तो आज भी वही बात कह रहा हूँ, ताकि जी जो बात मैंने पहले बोली है वही मैं आज बोलूंगा। और आपके चैनल पे जो बात बोली थी वही बोली थी कि हमने कांग्रेस पार्टी का कोई भी समर्थित कैंडिडेट नहीं था और ना ही कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव लड़ा। जब हमारे हाईकमान ने आदेश दे दिए हमें कि हम सिंबल पे कभी आज तक चुनाव नहीं लड़े, हम नहीं लड़ेंगे, तो हमने मान्य किया। जिन लोगों ने, मैंने आपसे यही कहा था, आपने कहा जो समर्थित थे वो किनके थे, मैंने कहा वो जिनके समर्थित थे आप उनसे जवाब मांग सकते हो, परंतु कांग्रेस पार्टी का कोई भी समर्थित कैंडिडेट नहीं था। अब बात आ गई जींद चुनाव की, जो आपने प्रश्न पूछा था। हमने हमेशा विधानसभा लोकसभा का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ा है, और अब जो जींद का चुनाव आया है कि कांग्रेस पार्टी जो भी उम्मीदवार अच्छा होगा उसको लेके मैदान में आएगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार नहीं है, तरुण भंडारी साहब, ठीक है, आप बीजेपी में आ जाइएगा, बीजेपी पर आप हमला कीजिएगा, इनेलो पर भी आप हमला कीजिएगा, लेकिन तरुण भंडारी साहब पहले कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं। मैं बार बार उसी सवाल पर आ रहा हूँ, किसके गुट का होगा प्रत्याशी साहब? मैं क्योंकि फोन पे हूँ तो आप मेरा उत्तर कृपया करके पूरा सुने। नहीं, आप फोन पे रहिए या स्काइप पे रहिए या लाइव रहिए। तरुण भंडारी जी, आपकी बड़ी इज्जत है, आप हमारे बहुत अच्छे मेहमान हैं, तो आपसे आप चाहे फोन पे रहिए या लाइव रहिए या स्काइप के थ्रू जुड़िए, कैसे भी जुड़िए, आपकी बात हम पूरी सुनेंगे, लेकिन जो काउंटर मुझे तब करना होता है वो काउंटर तो मैं अब भी करूंगा।
मैं बस इतना पूछ रहा हूँ धर्मराज साहब, किसके गुट का प्रत्याशी होगा साहब? कोई गुट, राहुल गांधी गुट होगा, और हरियाणा में सेनापति डॉक्टर अशोक तंवर है, और कांग्रेस संगठन का जो मजबूत कार्यकर्ता होगा, जिसने 4 साल भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के लिए, जनता के लिए आवाज उठाई होगी, वही जीत का उम्मीदवार होगा। हेलो जी 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 जी, ठीक है। मैं लौटता हूँ आपके पास। ओम नारायण जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं, और अजय गुलिया जी हमारे साथ जन नायक जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय गुलिया जी आपका, और ओम नारायण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक बार इनके पास जाएं उससे पहले मैं विजेंद्र नेहरा जी का एक बार फिर से रुख करना चाहता हूँ। नेहरा साहब, सवाल ये है कि जिस तरीके से और जिस पैमाने पर आप लोग कैंडिडेट तय करेंगे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कैंडिडेट ज्यादा हो रहे हैं, दावेदार ज्यादा हो रहे हैं, कहीं ये भी एक ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न कर देगा जहां पर बहुत ज्यादा सिरदर्दी बढ़ जाए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है साकेत जी। आज दिल्ली में जो चुनाव समिति की बैठक है हमारी, वो होनी है। उसमें जो कैंडिडेट हैं उनके नामों पे चर्चा की जाएगी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमारे हरियाणा प्रदेश के जो संगठन मंत्री जी हैं, सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद में फिर देखा जाएगा कौन उम्मीदवार है जिसको मैदान में उतारना है। और ये तो अच्छी बात है, जितने कैंडिडेट ज्यादा होंगे इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, और सबसे ज्यादा जीतने के जो चांस है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए हर उम्मीदवार चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेयर के चुनाव जीते हैं, नगर निगम के चुनाव जीते हैं, इसी तरह से मांगेराम जी क्या आपकी पार्टी में शामिल होने की कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ पुष्टि करेंगे क्या? देखिए, इस तरह की खबरें जो हैं वो मीडिया में आ रही हैं। अभी अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसमें सभी नामों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी वहां पे नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं सबके नामों पे चर्चा करके और चुनाव समिति ये निर्णय लेगी। 2 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जैसे लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और उनका क्या रुख रहने वाला है इस विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, और 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सुखबीर तंवर साहब, इस बार कैंडिडेट कौन हो सकता है आप लोगों की तरफ से? क्योंकि पिछली बार और लंबे समय से आप लोगों का एक दबदबा रहा है जींद विधानसभा पर, लेकिन अब जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल में 2 फाड़ हुई, बहुत सारे वहां के जो की बात है, पार्टी नेतृत्व तो बहुत जल्दी जो भी हमारे पास हमारे बहुत मेहनतकश कार्यकर्ताओं में से किसी को भी हम मैदान में उतार सकते हैं। हमारे पास उम्मीदवारों को लेकर कोई बात नहीं है। जो भी पार्टी नेतृत्व उम्मीदवार उसी को बनाया जाता है जिसमें जीतने की चांसेस हो। जींद जिला चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की कर्मभूमि है, और जींद जिले की जनता का अथाह प्रेम समर्थन स्नेह चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ है। वो जिसको भी आशीर्वाद देकर जींद विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के साथ वहां के मतदाता होंगे। अजय गुलिया जी का रुख कर लेते हैं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए। गुलिया साहब, इनेलो के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का पूरा जो जनता का प्यार है उनके साथ है। ओम प्रकाश चौटाला को आप लोग भी अपनी पार्टी का मानते हैं। अब क्या यहां पर मतदाता जो है वो बढ़ जाएगा क्या? अजय गुलिया जी। अजय गुलिया जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, अजय गुलिया जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ओम नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम नारायण जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, जींद विधानसभा को लेकर क्या रणनीति है सर आप लोगों की?
ओम नारायण साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, इन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। तरुण भंडारी जी का रुख कर लेते हैं। तरुण भंडारी जी, किरण चौधरी का एक स्टेटमेंट आया था कल, जहां वो ये कह रही थी कि नेशनल पार्टियों के साथ ही जनता का प्यार रहेगा। क्यों, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप जो क्षेत्रीय दल हैं, ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय दलों में कोई दमखम नहीं रहा या क्षेत्रीय दलों पर विश्वास नहीं करेगी मतदाता, ऐसा क्या हो गया? तरुण भंडारी जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तरुण भंडारी जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से विजेंद्र नेहरा साहब, आप सुन रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम। बिल्कुल सुन रहे हैं जी, बिल्कुल। चलिए, सवाल आप ही से करते हैं। विजेंद्र नेहरा साहब, क्या आपको भी ये लगता है किरण चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया कि नेशनल पार्टीज की तरफ ही मतदाता का रुझान रहने वाला है, रीजनल पार्टीज की तरफ वो झुकाव नहीं होगा, और अगर क्योंकि मतदाता समझदार है वो अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा, आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि नेशनल पार्टीज का ही बोलबाला होने वाला है? साकेत जी, देखिए, निश्चित रूप से जो जींद विधानसभा की जनता है, उन्होंने कांग्रेस को भी लंबे समय तक देखा, इंडियन नेशनल लोकदल को भी देखा। दोनों ही जो पार्टियां हैं वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाई, जो जनता को उम्मीदें थी उस पर खरा नहीं उतर पाई। लेकिन इस बार जो वहां की जनता है, जो जागरूक जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका देगी और भारतीय जनता पार्टी जींद का उपचुनाव जीत करके वहां के विकास को पंख लगाएगी। और हम ये मानते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पार्टी मतलब आप ये कह रहे हैं विजेंद्र नेहरा मुझे साहब भी लगता है कि विधायक वहां से आपका होगा, भारतीय जनता पार्टी तभी उस विधानसभा का उत्थान हो सकता है, विकास तभी होगा। नहीं साकेत जी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे अभी तो आप यही कह रहे हैं ना, अभी तो विजेंद्र नेहरा साहब आप यही कह रहे हैं कि जींद की जनता ने बहुतों को मौका दिया। सर, आपको भी मौका दिया, 4.5 साल से आप है। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब विधायक वहां का होता है तो वो ज्यादा उस बात को उठा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर वहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर विकास क्षेत्र का करवा पाएगा। यही बात मैं सुनना भी चाह रहा था कि विधायक वहां का होगा तभी विकास वहां का संभव है, अच्छी ढंग से बात रख पाएगा। इनेलो के प्रवक्ता सुखबीर तंवर के पास एक बार चलते हैं। सुखबीर तंवर साहब, लंबे अरसे से आप लोगों का विधायक वहां पर रहे, क्या आखिर ऐसी वजह रही कि जींद में वो विकास नहीं देखने को मिला जो विकास वहां पर होनी चाहिए थी? साकेत जी, जब इंडियन नेशनल लोकदल का सेवा काल था, उस दौरान हर मुमकिन प्रयास किया गया समूचे जींद जिले में जो उस वक्त संभव विकास था, ना कि सिर्फ जींद जिला में अपितु पूरे हरियाणा प्रदेश में उस वक्त जो संभव था वो सारे हरियाणा प्रदेश का विकास कराया गया, जिसमें ये आंकड़ों की उसकी बात नहीं है। 2000 से और 2005 के दौरान जितने समय तक हमारे सेवा काल था, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जींद का ही नहीं समूचे हरियाणा का पूरा विकास कराया है। आज जो हरियाणा की चमक दमक आप देख रहे हैं, इसका श्रेय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की नीतियों का जाता है। जो साइबर आप शहर गुड़गांव देख रहे हैं, इस सारा का सारा श्रेय उनकी नीतियों को जाता है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे, मैं उनसे कुछ सवाल पूछूं। अगर इनकी नीतियां इतनी बढ़िया हैं तो विगत विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हुए थे, 5-0 से हारे हैं। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अगर इनका इतना ही बढ़िया वो तो अपने प्रदेश की बात कर लेंगे। सुखबीर तंवर साहब, आपने भी 5 जगह से मेयर का कैंडिडेट खड़ा किया था, 5 जगह में आपका खाता नहीं खुला मेयर वाले में। आप बाकी के स्टेट की बात करते हैं जहां पर आप थे भी नहीं चुनावी मैदान में। आप अपने यहाँ देखिए ना, जहां पर सीधी टक्कर थी आपकी, यहाँ पर सीधी टक्कर थी आपकी मेयर पद पर, सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने आपको। क्लीन स्वीप 5-0। मुख्यमंत्री जी ने खुद जातिवाद तरुण भंडारी जी के पास चलते हैं। पोस्टर लग रहे हैं, भंडारी साहब आवाज बहुत ठीक है। ये सब क्या था? तरुण भंडारी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो जी
भंडारी जी, अगर आप सुन पा रहे तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि किरण चौधरी ने कहा कि नेशनल पार्टियों को ही भरोसा मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा, ऐसा क्यों साहब? भारतीय जनता उपचुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है। तरुण भंडारी साहब, आपकी आवाज ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है और जिसकी वजह से हम आपकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। अजय गुलिया जी, आप सुन पा रहे क्या मुझे? गुलिया साहब तक आवाज जा रही है मेरे ख्याल से। और गुलिया साहब, आपसे ये सवाल था कि इनेलो का ये कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला को पूरा प्यार मिलेगा वहां के मतदाताओं की तरफ से। ओम प्रकाश चौटाला को आप लोग भी अपना ही मानते हैं और उनकी छत्र छाया में ही आप लोग ये कहेंगे कि आप लोग भी चुनावी मैदान में हैं। क्या मतदाता बटेगा? ओम प्रकाश चौटाला जी परम आदरणीय, लेकिन आप ये मान के चलें कि इसके साथ ही वो हमारे विरोधी दल के मुखिया भी हैं। तो हम वोट मांगेंगे कि जो रोड मैप जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि ये लोग जाएंगे चुनाव में समस्याओं को लेकर के, और हम चुनाव में जाएंगे समाधान को लेकर के कि उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। कभी भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथी बात कर रहे थे जींद के लिए, मैं तो आपके टीवी चैनल पे उनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं योजना इन्होंने जींद शहर के लिए लाई है, कोई एक भी योजना ये बताएं। अब बात कर रहे थे 50,000 एकड़ में जींद जिले के अंदर 50,000 था। ठीक है गुलिया साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ओम नारायण जी भी हमारे साथ हैं। ओम नारायण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर जी। ओम नारायण जी, जींद विधानसभा में उतरेंगे या बाहर से देखेंगे? सर हम चुनाव विधानसभा हम सब चुनाव इकट्ठा लोकसभा विधानसभा का जब हम चुनाव लड़ेंगे तो सरकार दिखाएंगे ये चुनाव है और काम लगे हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद इस चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, ताकि थोड़ा सा वक्त मिल जाए और अपने गेस्ट को हम स्मूथली सुन पाएं, अच्छे तरीके से उनकी बात को हम रख पाएं। इसके लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजेंद्र नेहरा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नेहरा साहब, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी पर सवालों के साथ साथ आरोप भी ये लग रहे हैं कि जींद में जिस तरीके से सड़कों का विकास होना चाहिए था, रानक तालाब का उद्धार होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 सालों में वहाँ जो 4 लेन की सड़क बननी थी उस पर काम भी नहीं शुरू हो पाया है। बेशक नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 8 महीनों में वहाँ का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अब क्यों हो रही हैं? कहाँ थे आप 4-4.5 सालों के दौरान? देखिए साकिब जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 41.86 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है और लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 8.93 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। और हमने यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत 12,516 गैस कनेक्शन बांटे हैं। विधानसभा के सभी जो 37 गांव है वो खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। नहर में माइनरों की सफाई करके उनको पक्का करने का काम किया गया है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 94,45,000 रुपए से अधिक की राशि से 29 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत की गई है। विधानसभा में 300 गो अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं और जो वहाँ का मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने जींद में इतना काम कर दिया कि वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र में 25 किलोमीटर जो पीने की पानी की पाइपलाइन है वो बिछाई गई है। पीने की पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। मतलब विजेंद्र नेहरा साहब, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। 33,348 जींद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कर दिया आपने जींद में। एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। जींद में अब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि नहीं, वही नहीं बता रहे ना आप।
जो मैं पूछ रहा हूँ वही नहीं बता रहे। कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी निगम चुनावों में भी इसी तरह के जीत के दावे करते थे, लेकिन जनता ने इनको 0 पे आउट कर दिया। अरे साहब छोड़िए ना, जनता ने उनको 0 पे आउट किया या सेंचुरी लगाने का मौका दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या जींद में आप कुछ करने की जरूरत है, या जींद में इतना कर दिया आप लोगों ने कि आप कुछ करने की जरूरत नहीं है? भाजपा को ही सेवा का मौका देगी। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें करने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत काम होना बाकी है निश्चित रूप से साकेत जी, लेकिन हमने बहुत काम वहां पे किया है। ठीक है सुखबीर तंवर साहब, बहुत काम बीजेपी ने किया है और बहुत काम करने की जरूरत वहां पर अभी भी है। अब आप किससे इत्तेफाक रखते हैं, बहुत काम करने की जरूरत है या बहुत काम कर दिया है? देखिए मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। नहीं, ये सवाल जो है वो तंवर साहब, ये सिर्फ लोग कुछ नहीं किया। मैं जो विधानसभा के अंदर हमने जो काम किया पूरी सूची में ठीक है, लेकिन नेहरा साहब एक सेकंड होल्ड कीजिए, नेहरा साहब होल्ड कीजिए। तो जो योजनाएं दिवंगत विधायक श्रीमान डॉक्टर मीडा साहब के पास थी, जिन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने निरंतर अपने जीवन काल में और निरंतर प्रयास किया, विधानसभा में गए, हर बार कुछ ना कुछ लेके जाते थे, उनकी किसी बात पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई ख्याल नहीं किया। और वो जो योजनाएं वो बताना चाहते थे इस जींद के विकास के लिए, उन पे इन्होंने कतई कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये सिर्फ लोगों को बुरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तरुण भंडारी साहब, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? जी साकेत, भंडारी साहब आपसे सवाल ये था कि किरण चौधरी ने कहा है कि नेशनल पार्टियों को ही मौका मिलेगा, इसके पीछे वजह क्या है? साकेत जी मेरे से सवाल है क्या आपका? चलिए आप ही से करना पड़ेगा विजेंद्र जी सवाल। आज कांग्रेस से दुर्भाग्यवश हम ठीक से संपर्क नहीं कर पा रहे। भंडारी साहब, किरण चौधरी की बात करें तो उन्होंने किस संदर्भ में बोला है, ये तो वही उसका जवाब दे पाएंगे। क्या आप नहीं विजेंद्र नेहरा जी, क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि वो दौर आ गया है जहां पर रीजनल पार्टीज का अस्तित्व बहुत कम है, बाकी नेशनल पार्टियों की तरफ ही मतदाताओं का रुझान जाएगा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के हो? देखिए निश्चित रूप से आप देखिए साकेत जी, जो पिछले चुनाव वो भी 5 राज्यों में हुए हैं, वहां पे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला रहा है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो बहुत सीमित स्तर तक आगे हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में भी अब जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जनाधार दिन पे दिन कम हो रहा है। क्योंकि अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल की और जनता पार्टी की अगर बात करें, जननायक जनता पार्टी की अगर बात करें, तो एक ही पार्टी में से 2 पार्टी बनने के बाद दोनों ही पार्टियां लगभग उन दोनों ही पार्टियों का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे जा चुका है। और कांग्रेस पार्टी ये दोनों पार्टियां आपके लिए कोई चैलेंज नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, जहां पे आपस में लड़ाई होती है, नेताओं में एक दूसरे के ऊपर FIR कराते हैं, ऐसी जो पार्टियां जो आपस में लड़ती हैं, जनता को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर जननायक जनता पार्टी हो, वो आपके लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। विकास करेगी और जनता भाजपा को ही सेवा का मौका देगी। नेहरा साहब, क्या इनेलो और जननायक जनता पार्टी कॉम्पिटिटर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मानते हैं आप? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगता। और क्योंकि अब दोनों पार्टियों के अलग होने से दोनों ही पार्टियां जो है वो बिल्कुल नीचे आ चुकी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला हम नहीं मानते कि किसी से है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी दोनों को वहां की जनता देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका जनता वहां की देगी। सुखबीर तंवर साहब, आपसे सवाल, और हमने विकास बीजेपी भी आपको कोई कॉम्पिटिटर नहीं मान रही, कांग्रेस भी आपको कोई कॉम्पिटिटर नहीं मानती है, जननायक जनता पार्टी भी आपको कॉम्पिटिटर नहीं मानता, तो फिर आप बस ऐसे ही चुनावी मैदान में हैं कि हाँ चलो लड़ना है, जनता पार्टी के तो सरकार ये कॉम्पिटिटर माने ना माने, जींद विधानसभा क्षेत्र की जनता चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को अपना प्यार और स्नेह हमेशा देती आई है और इस चुनाव में भी देगी। रही बात अगर मैं कांग्रेस की बात करूं कि जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में ये कहां चले गए थे, राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद हमारे से तो बहुत नीचे थे ये, और 10% में भी वैसे भी। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी का तो ये है कि
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और वो ईंट भी अब बिखर रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए इन्होंने के लिए कि ना ईंट मिले ना ईंट मिले ना कुनबा बने, आपके लिए ये स्थिति ना हो जाए कि पार्टी में इतनी बिखराव की स्थिति आ जाए सुखबीर तंवर साहब कि आप टिकट किसको देंगे, कैंडिडेट ही ना मिले आपको। और जींद विधानसभा का उपचुनाव निसंदेह साकेत जी, इनको ये ध्यान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी थोड़े से अंतर से चुनाव में रही थी पिछली बार यहाँ पे। सुखबीर तंवर साहब, कोई किसी के साथ तभी जुड़ता है जब वहां पर उसको नफा दिखाई देता है। आपके साथ कोई क्यों जुड़ेगा? वहां तो नुकसान ही दिखाई दे रहा है कि जो इन लोगों के साथ जाएगा उसका नुकसान है। ये साकेत जी, हमें इस तरह के अवसरवादी लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अवसरवादी थे वो चले गए, जो संघर्षशील साथी हैं वो आज हमारे साथ हैं और संघर्षशील साथियों के सहयोग से निसंदेह हम इस उपचुनाव को भी जीतेंगे। लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के गठन करेंगे। अब ऐसे में तो सवाल ये उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि जो संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष के साथी भी तो महत्वाकांक्षी हो सकते हैं कि चलिए आधी भीड़ तो खत्म हो गई, अब आधे बच्चे हैं तो उनको टिकट मिल सकता है, प्रतिद्वंदिता कम हो गई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी तकनीकी खामी की वजह से बहुत सारे गेस्ट आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, माफ़ी उन सब से। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि अब बिगुल बच चुका है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, जगह जगह जाकर के प्रचार भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ जींद विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारे जाएंगे, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा, दावों को ध्यान में रखा जाएगा, वादों को ध्यान में रखा जाएगा। तो पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।